नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे हुए होंगे और यूपी टेट जुलाई को पूरा टारगेट करके अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, हम देखिए यूपी टेट ईवीएस की जो टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं 30 क्वेश्चन की। आज उसी सीरीज़ को आगे रखते हुए आज का ये 7वां लेक्चर रहेगा। 7वां, इससे पहले हमने 6 टेस्ट सीरीज करा चुके हैं। 30-30 क्वेश्चन की ये सीरीज चलती है और इसमें आपके कुल 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे डेली। दोस्तों 8 बजे वीडियो आ जाता है, तो आप लोग हमारे चैनल पर आकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अभी दोस्तों हम एक वीडियो डाल रहे हैं, जैसे ही 10 दिन और बीत जाएगा उसके बाद हम एक सुबह वीडियो डालेंगे और एक शाम को वीडियो डालेंगे, जिससे जो 50 क्वेश्चन कराने का हमने वादा किया है, तो आप लोगों को टोटल 50 क्वेश्चन पूरा कराया जा सके, जिससे आप लोगों की एक तैयारी अच्छे लेवल की हो जाए। तो दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पल-पल का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। आप लोग जहाँ से पढ़ते हैं क्विज़ लगा के अपने आप को आँकिए दोस्तों, आपके रोज़ाना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर ज़रूर बताया करिए, आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों आइए चालू करते हैं आज का। तो दोस्तों आज का देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7वां है। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज हम कराएँगे 6वां नंबर प्रैक्टिस सेट का, 7वां नंबर कराएँगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें शाकाहारी कैसे होते हैं, उसी के बारे में आप लोगों को बताना है। तो खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कैसे उपभोक्ता होते हैं? आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो यदि उत्पादक की बात की जाए तो उत्पादक में कौन-कौन से आते हैं? सभी पेड़-पौधे आपके उत्पादक में आते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, द्वितीयक, तृतीयक और लास्ट में अपघटनकर्ता आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं? जो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं, आप लोगों को बताना है। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं? तो इनमें से सभी प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। सभी जीव, जलवायु कारक, भू आकृतिक कारक, सभी पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच एक समझौता हुआ था? जो पूना पैक्ट हुआ था किसके बीच में हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों जो पूना पैक्ट हुआ था भीमराव अम्बेडकर के बारे में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा और महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में दोनों के बीच में पूना पैक्ट का समझौता हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रिक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता को मापा जाता है? जो रिक्टर पैमाना होता है किसकी तीव्रता को मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। इससे पहले यह क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसको इससे पहले हमने कराया था। आइए इसके लिए देखिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ जो यंत्र होता है, कौन सा यंत्र अगर पूछा जाता है तो सिस्मोग्राफ यंत्र होता है। कौन सा? सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग भूकंप मापने के लिए किया जाता है। अगर पैमाना पूछा जाता है तो आपका रिक्टर पैमाना होता है। जो रिक्टर पैमाना होता है इस पे 0 से लेके 9 अंक तक के अंक अंकित रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीली क्रांति संबंधित है। जो नीली क्रांति है इसका संबंध किससे है? तो आप लोग बताएँगे नीली क्रांति का संबंध किससे है? सरकार भी इस पे बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं। नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए इसमें मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन जो होती है आपकी नीली क्रांति से संबंधित है। इसको थोड़ा-सा दोस्तों जूम करते हैं। नीली क्रांति जो होती है वह मछली उत्पादन से, आपकी श्वेत क्रांति, इसमें 2-3 क्रांति हुआ। श्वेत क्रांति आपका दूध उत्पादन से होते हैं। इन धनुष क्रांति सभी क्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप होता है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से होता है। यदि तिलहन क्रांति की बात की जाती है तो आपकी सरसों से होती है। गुलाबी क्रांति की बात की जाए तो आपका झींगा से होती है। पराभनी क्रांति की बात की जाए आपकी भिंडी से होती है। तो यहाँ पे नीली क्रांति आई थी तो आपका मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन से हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका छठा सवाल है आपका। भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है। जो भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें कौन-कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। तो आइए दोस्तों इसको हम मैपिंग के द्वारा आप लोगों को बताएँगे, जिससे आप लोगों को भूले ना। आइए देखिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा-सा रफली जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका मैप ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे केरला हो जाता है, केरल आपका कर्नाटका यहाँ पे हो जाता है, यहाँ तमिलनाडु हो जाता है और यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है। तो आप लोगों को ऑप्शन से आप लोग छान सकते हैं। छत्तीसगढ़ देखिए यहाँ बीच में आता है, तो छत्तीसगढ़ हो नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल आपका यहाँ कहीं हो जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र आपका यहाँ प्रायद्वीपीय भारत क्या पूछा है? प्रायद्वीपीय भारत, भारतीय प्रायद्वीप निम्नलिखित राज्यों में सम्मिलित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। मैपिंग से आप लोग याद करेंगे, काफ़ी दिन तक दोस्तों याद रहता है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? जो सुभाष चंद्र बोस होते हैं इनकी जयंती देखिए 23 अगस्त को मनाई जाती है। पराक्रम दिवस के रूप में इनकी जयंती को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह जो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना जो की गई थी, यह 21 अक्टूबर 1944 में की गई थी। 21 अक्टूबर 1944 में किया गया था। नेक्स्ट की बात करेंगे, 1943 में निम्नलिखित में से किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि समानांतर सरकार का जो गठन किया गया था 1943 में, किस जिले में की गई थी? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाता है सतारा। सतारा में 1943 में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। यहीं से एक बार आप याद कर सकते हैं, 1942 में आपके बलिया में भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। यहाँ का जो नेतृत्व किए थे वो चित्तू पांडे ने नेतृत्व किया था। पूछा जाता है चित्तू पांडे किससे संबंधित है? तो बागी बलिया बलिया जिले से संबंधित है। इन्होंने बलिया में सतारा समानांतर सरकार की स्थापना की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 9 नंबर, गैसीय अपशिष्ट हैं, जो गैसीय अपशिष्ट हैं क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो गैसीय अपशिष्ट आप देख सकते हैं, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं जो होता है गैसीय अपशिष्ट की श्रेणी में आता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका नीचे ही छूट गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे है 10 नंबर, अब कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? जो कणकीय प्रदूषण होता है उसको समाप्त करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया था? तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ग्रेविटी, स्टेबलिंग चैम्बर, और 3 ऑप्शन इधर हैं दोस्तों, इनको देखते हैं। साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक कलेक्टर, तो उपयुक्त में से सभी का प्रयोग किया जाता है। जो कणकीय प्रदूषण समाप्त करने के लिए उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आप लोग ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बहुत ही आप लोग इसको आराम से बता सकते हैं। जो कोयला होता है, कोयला को पेट्रोलियम से प्रयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। मोम को प्राप्त किया जा सकता है, गैस को और डीजल को प्राप्त किया जा सकता है, एलपीजी भी प्राप्त किया जा सकता है। भाई नेक्स्ट की बात करेंगे, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान हांगुल मिरिक के लिए प्रसिद्ध है। जो दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है यह हांगुल मिरिक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इसका उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। चलिए आइए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्षा के होने से निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जो वर्षा होना होता है तो किसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण वर्षा होती है? देखिए यहाँ पे वाष्पीकरण और संघनन दोनों, जब वाष्पीकरण हो जाता है जल का और संघनन होता है उसके बाद ही वर्षा होती है, इसका प्रमुख कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध होता है, दूध से दही बन जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार जब से आप लोग 8वीं 9वीं 10वीं लोग पढ़े होंगे वहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह किण्वन के कारण होता है, इसके लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है जिसके कारण यह दूध दही में बदल जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 16 नंबर, देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? जो देव दीपावली होता है यह त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश स्थल से यह क्वेश्चन है, तो आपका वाराणसी में आपका यह त्यौहार मनाया जाता है। घाटों का शहर वाराणसी को कहा जाता है, राणसाण का शहर भी वाराणसी को कहा जाता है, नाथ नगरी भी वाराणसी को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे दोस्तों। इसमें हो जाएगा ह्यूमरस उपलब्ध कराना। जो ह्यूमरस होता है इसका जड़ का काम नहीं होता है कि इसको उपलब्ध कराना, जड़ का काम होता है भोजन भंडारण संचित करना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिज का अवशोषण करना। आइए नेक्स्ट की बात करेंगे, 18 नंबर, तो 18 नंबर आपका हो जाएगा, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? जो सौर सेल होती है उसको
किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? देखिए, रासायनिक ऊर्जा तो होती नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं होती है। इसमें आप लोग सौर सेल में कौन-सी ऊर्जा होती है? आप लोग बताएँगे दोस्तों। सौर सेल में जो होती है प्रकाश ऊर्जा होती है, जो सौर पैनल लगाया जाता है उससे प्रकाश आता है, उसी से वह ऊर्जा को आप लोग प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर की बात करेंगे। निम्न नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? इससे पहले भी यह क्वेश्चन आया होगा, अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे मनोरंजन कर लगाया जा सकता है। कौन सा कर लगाया जा सकता है? मनोरंजन कर दोस्तों लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए गृह कर, हाउस टैक्स, चुंगी कर, मनोरंजन कर, तो सभी यहाँ पे लगाया जा सकता है। इसका उत्तर दोस्तों डी होगा, ना कि सी होगा। आइए 20 नंबर की बात करेंगे। ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? यहाँ पूछ रहा है किस वर्ष हस्तांतरित की गई थी। तो दोस्तों हस्तांतरित करने का वर्ष, ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? देखिए यहाँ पे जो हस्तांतरित की गई थी 1912 में, लेकिन कहा गया था जो 1911 में। यहाँ पे जो पूछ रहा है किस वर्ष हस्तांतरित की गई थी 1911 में। कब बनी थी? 1912 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। जो ओजोन परत होती है उसकी मोटाई किसमें मापी जाती है? तो आप लोगों को पता होता है डबसन जो है, डबसन में ओजोन परत की इकाई को मापा जाता है। ओजोन परत के बारे में इससे भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? जो हमारी संविधान सभा थी, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो इसको आप लोग बताएंगे दोस्तों। राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को यह संविधान सभा ने इसको अपनाया था। तो राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में आप लोगों को पता होना चाहिए। 52 सेकंड में इसको गाया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है इसकी संक्षिप्त अवधि कितनी होती है? तो 20 सेकंड इसकी अवधि होती है। सबसे पहले इसको कहाँ गाया गया था? तो इसको बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले आपके 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था उसी में इसको गाया गया था। तो कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? बिशन नारायण दत्त के द्वारा यह किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसी में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1919 में ही इसको रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर कह सकते हैं, भारत भाग विधाता शीर्षक द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया में अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। 23 नंबर, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है? इसको आप लोग बताएंगे दोस्तों क्या है। तो यहाँ पे आपका वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 24 नंबर। तो 24 नंबर दोस्तों आपका यहाँ से बहुउद्देशीय बांधों में भारत का सबसे लंबा बांध, यहाँ पे भारत का सबसे लंबा बांध की बात की जा रही है। तो आप लोग हीराकुंड बांध के बारे में बताएंगे। भारत का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की जो कल्पना किए थे विश्वेश्वरैया राय के द्वारा किया गया था, 1937 में किया गया था। यह किस नदी पर है? तो आपका उत्तराखंड के, अगर सबसे ऊंचा बांध पूछा जाता है, सबसे ऊंचा बांध आपका भागीरथी नदी पर जो बना हुआ टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। और तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बना कलनई बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 25 नंबर दोस्तों, सन 1992 में पर्यावरण से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आने की पूरी संभावना है दोस्तों इसके। तो रियो डी जेनेरियो में इसका आयोजन किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन जब 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन मनाया जा रहा था, उसी की 20वीं वर्षगांठ के बाद 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी 1992 में। उसी समय आपका रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी से संबंधित सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी के समय एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन वनडे एग्जाम के लिए कि पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो पुष्कर मेले का आयोजन आपके राजस्थान में किया जाता है। आपके कहाँ पे किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। पशुओं के लिए यह बहुत ही आकर्षक मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पर्यावरण अध्ययन
के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना, जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए, तो आप लोग इसको बताएंगे। आप लोग शिक्षक हैं तो आप लोग इसको बताएंगे दोस्तों, बच्चों के दृष्टिकोण पर, क्या बच्चों के दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के घटक है। निम्न में से पर्यावरण के घटक कौन है, इनको आपको बताना है। पर्यावरण के घटक कौन, देखिए सामाजिक एवं आर्थिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का संविधान दिवस आप लोगों को याद होना चाहिए 26 नवंबर को मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी यह क्वेश्चन अभी हाल कल परसों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया गया था। आइए नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2007 में बाल विवाह निषेध अधिनियम को लागू किया गया। तो इस प्रकार दोस्तों आज का हमने 20 क्वेश्चन और एक्सप्लेन के साथ, जहाँ एक्सप्लेन की ज़रूरत हुई एक्सप्लेन के साथ हमने पूरा करा दिया। तो दोस्तों इसी प्रकार आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को और धारदार बनाइए और पहले ही प्रयास में यूपी टेट में पास हो जाइए। कम से कम 110 से 120 का टारगेट बना के रखिए, आराम से हो जाएगा। और इसके बाद सुपर टेट की तैयारी करने के लिए ऐसा ना रहे कि आपसे सुपर टेट की वैकेंसी आए और आपसे छूट जाए, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा मौका है, जो लोग बीटीसी कंप्लीट कर चुके हैं कई सालों से वैकेंसी नहीं आई है, तो वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, चुनावी साल है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा होगा, वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ कमेंट करके बताया करिए। अच्छा लगा हो तब भी दोस्तों कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो उसको भी बताया करिए। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।